नमस्कार साथियों, मैं संगेश भिमटे फिर से एक बार आपका जम्बूदीप इंडिया इसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम शिरडी इस लोकसभा चुनाव में मौजूद है। शिरडी ये एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस वक्त हम वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए इस पक्ष के जो कैंडिडेट है उत्कर्षा दीदी रूपोते मैडम, इनके साथ हम यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं उत्कर्षा दीदी का जम्बूदीप इंडिया पर स्वागत करता हूँ। थैंक यू। दीदी, मैं आपसे सवाल पूछने से पहले कुछ एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसके पहले हम जो शिवसेना के दोनों उम्मीदवार है उनका इंटरव्यू कर चुके हैं। वही प्रश्न हम आपसे पूछने वाले हैं, तो आप उस पर अपना व्यूज रख सकती है। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है कि आप एससी समाज की सही प्रतिनिधि है? अगर है तो कैसे? मैं ये कहना चाहूंगी कि एससी समाज के नंबर्स के ऊपर या जो लोक संख्या है यहाँ पे, उस लोक संख्या पे आधारित ही ये मतदार संघ राखिव हुआ है। जब राखिव हुआ तब जो लोक संख्या एससी समाज की ज्यादा थी, उसमें सबसे ज्यादा जो लोक संख्या थी वो बौद्ध समाज की थी, इसीलिए ये मतदार संघ राखिव हुआ है। पिछले 15 सालों में 3 टर्म्स में किसी भी बौद्ध समाज के इंसान को यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं करने मिला। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उस समाज से हूँ तो मैं उस समाज का प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ। दूसरी चीज, हम कल उठ के आए और आज कर रहे इस तरीके की बात नहीं है। मेरी तीसरी पीढ़ी है जो इस पूरे मूवमेंट में, फिर वो एजुकेशन का काम हो, वो अम्बेडकरी चळवळ का काम हो, मूवमेंट का काम हो, उसमें हम लोग लगातार रहे हैं। लोगों के पूरे सब आंदोलन जो रहे हैं उसमें हम रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ युवा कार्यकर्ता मैं इस प्रतिनिधित्व के लिए बिल्कुल सही हूँ। तो मैडम, इसी से संबंधित मेरा अगला सवाल है कि एससी एसटी समाज के जो भी प्रश्न होते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर अभी चल रही एनडीए की सरकार हो, तो इन सरकारों में संसद में क्या उनके मुद्दे उठाए जाते हैं? अगर वो उठाए जाते हैं तो क्या उसके साथ न्याय किया जाता है? मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पे एज अ सांसद हमारी भूमिका यह रहती है कि हम हमारे एरिया के जो मुद्दे हैं उसको वहाँ उठाए, वो भले किसी समाज के हो। पर अगर आप स्पेसिफिकली पूछे कि एससी समाज के हो, तो अभी तक जो काम पहले 2 खासदारों ने किया है उसमें मुझे कोई भी काम ऐसा लगा नहीं कि सिर्फ स्पेसिफिकली एससी कम्युनिटी के लिए हुआ है या उन्होंने किया है। तो इस लिहाज से वो उठाना जरूरी है और अभी के प्लेटफॉर्म में वो हो नहीं रहा। एनडीए की सरकार के सब जो आप देखें अगर परफॉर्मेंस, तो वहां पे इन लोगों को या इस समूह को प्रायोरिटी दी नहीं जाती। इसलिए जरूरी है कि हमारे जैसे लोग वहां जाए और लोगों के जो अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है, उस बारे में हम वहां पे रखें हमारी बात और उनके लिए चीजें करके ले। मैडम, इस बार दोनों शिवसेना एक दूसरे के सामने खड़ी है, तो इस स्थिति में क्या आपको ऐसा लगता है कि इस स्थिति का आपको फायदा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। ये इसलिए नहीं क्योंकि दोनों शिवसेना सामने सामने खड़ी है, इसलिए क्योंकि जो पार्टी लाइन है या जो एक नैरेटिव है वो जो बिल्टअप हो रही है, तो जो शिंदे सेना है या शिंदे साहब की जो शिवसेना है, उनका कहना ये है कि हमें वोट दो क्योंकि हमको मोदी जी को वोट पीएम बनाना है। जबकि जो उनके एमपी है सदाशिव लोखंडे साहब, उनका जो कार्यकाल रहा है वो सबसे निराशाजनक रहा है। वो कहीं दिखे ही नहीं है। उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में मिस्टर इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो हम अपनी पार्टी के लिए क्यों वोट करें, आपको ये बताना जरूरी है। उसके बाद ये भी बताना जरूरी है कि कैंडिडेट कैसा है आपका, इज ही इम्प्रेसिव, वो हो नहीं रहा। और दूसरे जो हमारे है साहब, वाकचौरे साहब है, जो महाविकास आघाड़ी की तरफ से खड़े हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब के गठ से खड़े हैं। अब उद्धव जी के बारे में निश्चित इस मतदार संघ में बहुत पॉजिटिव एक सहानुभूति है, जो भी उनकी पार्टी के साथ हुआ उसके बारे में बिल्कुल है। बट आप वो इलेक्शन निष्ठा के मुद्दे पे लड़ रहे हो कि गद्दार के मुद्दे पे लड़ रहे हो, और जो कैंडिडेट आपने दिया है वो ओरिजिनल गद्दार है। उन्होंने 2014 में सबसे पहले गद्दारी की है इस पार्टी के साथ, उद्धव ठाकरे जी के साथ, ये खुद उद्धव जी ने कहा है। इसलिए दोनों ही तरफ पे पार्टी का स्टैंड अलग है और जो कैंडिडेट है उनका स्टैंड अलग है। इसलिए मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये जो हुआ है, एंड प्लस ये कह रहे हैं कि शिवसेना का बाले किला रह चुका, लेकिन वो तभी शिवसेना एक थी, अब उनमें भी एक फूट आ चुकी है, गुट हुए हैं, तो डेफिनेटली उनकी ताकत बटी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरे आने से हमारे जो समाज की ताकत है, महिलाओं की ताकत है, युवकों की ताकत है, सारे समाज
मराठा समाज हो, मुसलमान समाज हो, आदिवासी समाज हो, ओबीसी समाज हो, जी सारे समाजों ने अपना पाठिंबा दिया है। जी तो हमारी ताकत साथ में आ रही है और इनकी ताकत बटी हुई है, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल डेफिनेटली हमको एक विनिंग पोजीशन में मैं देख रही हूँ। जी। मैडम, प्रकाश आंबेडकर साहब पर एक आक्षेप ये होता रहा है कि वे बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं, तो आप इस पर क्या बताना चाहेंगे? मैं बार बार ये बोलती हूँ कि जैसे नए नए जुमले आते हैं बीजेपी की तरफ से, वैसे अभी इंडिया अलायंस वाले भी कुछ नए नए चीजें करना सीख ले, क्योंकि ये बी टीम वाला जो जुमला है अभी ये जरा पुराना हो पुराना गया। हो चुका कुछ है तो जी। नया आप बोलो कि जो आप हमको काउंटर कर सको। बिल्कुल सबसे पहला मुद्दा, अगर बी टीम आप कहलाते हो, आप 7 से 8 जगह पे हमारा पाठिंबा ले चुके हो। जी सबसे जो प्रेस्टिजियस लड़त इस महाराष्ट्र में थी वो बारामती की थी, आदरणीय जी सुप्रिया सुले की थी, जी शरद पवार जी की थी। जी उसमें वीबीए ने आपको बैटिंग दिया, तब हम बी टीम नहीं होते हैं। बिल्कुल छत्रपति शाहू महाराज जी को हमने जब पाठिंबा दिया तब हम बी टीम नहीं होते। जी और भी कई जगह जहाँ पे हमने नहीं उतारे कैंडिडेट्स, तब हम बी टीम नहीं होते, वहां पे आप हमारा सहारा लेना चाहते हो। जी तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये गलत है, और वो अभी कुछ नया सोचो, जिससे पब्लिक भी इम्प्रेस हो। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जिस ताकत से और जो मुद्दे लेके आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर इसमें उतरे हैं, जी ये पब्लिक को जच रहे हैं, पब्लिक को ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं, ये लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक साथ में आने की कोशिश जी कर रही है। और ये जो आरोप हो रहा है ये बिल्कुल ही गलत है। और ऐसा अगर होता सर, जी आज यहाँ पे हम लोग 42 डिग्री टेम्परेचर है, गांव गांव जी घूम रहे, आपने खुद देखा जिस बिल्कुल तरीके की हालत हमारी या हुई है। हम घर पे बैठ के आराम करते हैं ना टिकट बिल्कुल लेके, बिल्कुल वैसा हुआ नहीं है। हम मेहनत करें क्योंकि हमको जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैडम जी, एक मैं ऑप्शनल सवाल पूछूंगा कि अगर वीबीए वंचित बहुजन आघाड़ी इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो क्या होता? डेफिनेटली फिर इंडिया आघाड़ी का बल बढ़ता। जी लेकिन जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी का रिश्ता रहा, जी हर हर स्टेप पे जी एक गलत मैसेजिंग हुआ है कि ये ओके आना नहीं चाहते, वंचित बहुजन आघाड़ी आना चाहते नहीं है, हम्म, और वो अपने अलग से ही लड़ना चाहते हैं। जबकि जी जो सच्चाई है अभी वो लोग भी जानते हैं कि हम्म, किसने क्या किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना हम्म, चाहूंगी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा स्पेसिफिकली बोला है कि किस नेता की वजह से ये सारा गड़बड़ हुआ है। जी तो मुझे लगता है कि अगर साथ में होते तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ होता, लेकिन जी अभी नहीं है। तो अब नहीं है तो हम बी टीम हो गए। बिल्कुल तो इससे ये समझ में आता है कि हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है, इसलिए डर रहे लोग सामने वाले। जी। मैडम, एक अर्थ संकल्प के बारे में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि देश के तथा राज्य के जो भी अर्थ संकल्प होता है, तो उसमें क्या आपको लगता है कि एससी एसटी समाज के लिए पर्याप्त निधि मिलता है? और अगर मिलता नहीं है या फिर मिलता है तो क्या वो पूरा खर्चा किया जाता है? इनफैक्ट बहुत से डिबेट्स में हमने सुना है पार्लियामेंट के भी कि काफी सारा निधि एक तो इस डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट जी में भेज देते हैं, बिल्कुल या तो जो निधि आता है वो वापस जाता है। वापस जाता तो है ये गलत है। जी जिस समूह के लिए वो निधि बना हुआ है, स्पेशली एससी एसटी हो, ट्राइबल हो, जी वो वंचित है, जी वो जरूरत है एक्स्ट्रा सपोर्ट की, इसलिए वो दिया जा रहा है। किसी पे आप जी एहसान नहीं कर रहे हो। बिल्कुल तो बिल्कुल ये अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज उठाना जरूरी है। लेकिन ऐसे लोग ही उठा सकते हैं जिनको उसके बारे में कुछ लगे। हम्म, आप अगर हमारे दोनों एमपीज की देखें तो उनको इस बात की गहराई भी पता है कि क्या बिल्कुल होता है, क्या जी चल रहा है माहौल वहां पे। जी मुझे लगता है हम जैसे लोग अगर जाए पार्लियामेंट में तो मुद्दा उठा सकते हैं और उसके लिए हम काम कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। जी। मैडम, मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि चाहे वो भाजपा सरकार हो या फिर कांग्रेस सरकार हो, इन दोनों सरकारों के दरमियान आरक्षण खत्म होने की नीति चल रही है, तो धीरे धीरे सभी सरकारी कंपनियों का और संगठनों का निजीकरण हो रहा है। तो इस स्थिति में जो पिछड़ा वर्ग है या फिर एससी एसटी वर्ग है, तो इनके हक के लिए आप क्या सोचती है? और क्योंकि इन्हें यहाँ पर तो कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या इस क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए किस क्षेत्र में? प्राइवेटाइजेशन में? और मेरी तो मतलब मेरी धारणा ये है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी कुछ हद में होना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि अब अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर में जो रिप्रेजेंटेशन है, या जो जी रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस कि एससी एसटी बीजेएनटी एनटी के जो या सारे लोग हैं वो कितने नंबर्स में है अगर हम कितना देखें है? तो बहुत कम है। बहुत कम जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ रिजर्वेशन है वो जी आगे है। हम्म, तो ये जरूरी है, क्योंकि देखो उनके बच्चे भी इतने ही क्वालिफाइड है, टैलेंटेड है जितने बाकी समाजों के हैं। जी तो उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और बिल्कुल इसलिए अगर कुछ होता है पॉजिटिव तो बिल्कुल सही बात है, वो होना चाहिए। जी। तो धन्यवाद दीदी। तो साथियों,
इस वक्त हम दीदी के साथ, उत्कर्षा दीदी के साथ इंटरव्यू कर रहे थे। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी को आह्वान करता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।